लेने की कोई जरूरत नहीं। यूलिप पर मिलेगा आपको 8% रिटर्न। टैक्स बचत के लिए इंश्योरेंस ही है बेस्ट ऑप्शन। अक्सर एजेंट्स ऐसी ही झूठे वादे करके आपको गलत पॉलिसी बेचने में कामयाब हो जाते हैं और जब तक आपको पता चलता है तब तक हो जाती है बहुत देर। आज योर मनी में हम बताएंगे कि कैसे आप एजेंट्स की मिस सेलिंग से बच सकते हैं और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। साथ ही देंगे आपको आपके सवालों पर सही राय। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है ऑनलाइन और financialplanning.in के कार्तिक जवेरी। कार्तिक, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक उड़ीसा से राज किशोर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार राज, सवाल पूछिए। I had taken a MetLife insurance policy for a sum assured of 3,50,000. ठीक है। I was to pay 35,000 per annum towards that policy. जी। So I was giving some false promises that my money will be doubled. जी। After, but later on I came to know that it was I was cheated. I was cheated to do that policy by the agent of that company. So now I want to. I have discontinued that policy. ठीक है। I want to know whether the money which I have paid, the first installment of 35,000, whether I will get it back or not. जरूर। राज, आपने बहुत अच्छा किया अपना सवाल योर मनी को भेजकर और आपसे बाकी के दर्शक भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर मिस सेलिंग के क्या क्या तरीके होते हैं। एजेंट्स किस तरह के गलत झांसे देकर लोगों को पॉलिसी बेच सकते हैं। कार्तिक, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे मेरी बात से। यहाँ पे कई सारे लोग राज के तरह ही होंगे जो मिस सेलिंग का शिकार हुए होंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे और हाई रिटर्न प्रॉमिस करके एजेंट्स जो है पॉलिसीज बेच देते हैं। राज को अब किस तरह इस पॉलिसी को संभालना चाहिए और खासतौर से एजेंट्स के अगेंस्ट किस तरह के एक्शंस लिए जा सकते हैं या इनके लिए अब क्या विकल्प है बेसिकली हाथ में? ज़्यादातर नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 98-99% लोगों को सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे के पॉलिसी बेचने में आती है। पर प्रॉब्लम ये होता है कि जब पॉलिसी जो कंज्यूमर है जब पॉलिसी खरीदता है तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स करता है। तो जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर दिया और वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा जो एजेंट ने बताया था, तो ये जांच करना लोग भूल जाते हैं और इसी में इस असमंजस में पड़ जाते हैं लोग। ओके, अभी मिस्टर राज, आपके लिए आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ पहली चीज़ आपको समझनी ये है और बाकी दर्शकों के लिए भी, उनके बेनिफिट के लिए भी बताता हूँ। कभी भी आप पॉलिसी ले, आपके पास 15 दिन का एक टाइम फ्रेम है, एक गोल्डन पीरियड है जिसको फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। अगर उस दरमियान आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है या कोई सही सलाह मिल जाती है तो इस 15 दिन के दरमियान आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए। और मिस्टर राज, देखिए, आपकी पॉलिसी और आपकी सिचुएशन में आपने एक प्रीमियम दिया है और आपने खुद डिसाइड कर लिया कि अब मैं डिसकंटिन्यू करता हूं ये पॉलिसी। ऐसा नहीं होता। तो इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी क्योंकि आपको जितना मिनिमम प्रीमियम देना है उतना तो देना ही है। अब आपके पास दो विकल्प है। एक तो आप ये सोचे कि मुझे ये पॉलिसी में गलत बता के बेच दिया था तो मैं इस पॉलिसी को भूल जाता हूँ, 35,000 को आप भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट इट एंड राइट इट ऑफ एज अ लॉस। तो दैट इज वन चॉइस। दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लूज दिस 35,000, तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। यू विल हैव टू पे अनदर 2 प्रीमियम्स और 4 प्रीमियम्स, व्हिच मींस यू विल हैव टू कंप्लीट द 3 years और 5 years जो भी पॉलिसी के फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है उतना आपको टाइम फ्रेम कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद में आप अपना पैसा चाहे तो ना दे, चाहे तो विड्रॉ कर ले, वॉट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे विकल्प आपके पास मौजूद है। पर जनरली स्पीकिंग लोगों को ये लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं फिर भी राज को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। उन्हें कम से कम रियलाइज तो हो गया कि वो मिस सेलिंग का शिकार हुए हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता और वो बेफालतू में प्रीमियम्स जो है भरते ही रहते हैं और बाद में 5 साल के बाद पता चलता है, तब उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो गलत पॉलिसी में उन्होंने पैसे डाल दिए। मिस सेलिंग से बचने के तरीके क्या हैं? जैसे कि आपने कहा कि आपके पास 15 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है जब आप पॉलिसी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं, वो आपको समझा दे। उसके अलावा और क्या क्या जांच एक निवेशक को या पॉलिसी होल्डर को जो खरीदना चाहता है पॉलिसी वो करे? देखिए, एक निवेशक के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती, पर कोई भी चीज अगर आपको कोई कह रहा है कि इस प्रोडक्ट में आपको 14% मिल रहा है, 10% मिल रहा है,
तो इतनी तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप कहीं पे जाके देखें कि वो डॉक्यूमेंट में कहाँ लिखा है ऐसा। आप इतना तो कर सकते हैं ना। बेसिक आपको और कोई टर्म्स नहीं समझ में आते, फाइन प्रिंट नहीं समझ में आते, पर ये 90 एजेंट्स तो ये कह के यूलिप में पिछले साल 14% रिटर्न हुआ, 20% रिटर्न हो गया। वो जो रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं वो एनएवी का रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। आपकी पॉलिसी में तो आपके लिए मोर्टेलिटी प्रीमियम होगा, आपके अन्य चार्जेस हो गए, तो आपके प्रीमियम पे आपको वो रिटर्न नहीं मिला है, वो एनएवी टू एनएवी रिटर्न है जो कोई एजेंट आपको बताता नहीं। पर आप सिंपल सी चीज तो पूछ सकते हैं कि ओके आप कह रहे हो 10% मिलेगा मुझे या 12% मिलेगा, दिखाओ कहाँ लिखा है पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में, कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अगर लिखा है तो फिर बात ये कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। एक चक्कर है जिसकी वजह से लोग मेरे ख्याल से फंस जाते हैं इस ट्रैप में और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे कंज्यूमर्स को ऐसा लगता है कि वो अपने आप पे बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं और बहुत बड़ा एक एडवांटेज ले रहे हैं। वो आखिर के 4 दिनों में इंश्योरेंस ले लेते हैं। बिल्कुल। तो ना उनके पास वक्त होता है कुछ सोचने का, ना समझने का। उनको तो बस इतना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स न दूं। अब गवर्नमेंट को टैक्स न देना, इस पे उनको लगता है बहुत बड़ी बहादुरी कर दी उन्होंने, अपना टैक्स बचा लिया और ये खुद ही मतलब इस बवंडल में गिर गए। बिल्कुल। और खासतौर से यहाँ पे समझना बहुत जरूरी होगा, जो कि हम हमेशा अपने दर्शकों को बोलते रहते हैं, कि इंश्योरेंस महज एक कवर है, उसको रिटर्न के लिए आप बिल्कुल भी ना खरीदे। इंश्योरेंस में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए और अक्सर लोग यही मार खा जाते हैं। कार्तिक, ये होता है ना, अगर आप 20 साल रिवाइंड करें तो तब ऐसा होता था कि हम इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट करते थे। तो वो क्या है, वो पुरानी जो स्टाइल से हम काम कर रहे थे वही चलती आ रही है, लोग वही बात कर रहे हैं, वही बात दोहरा रहे हैं, बट जमाना बहुत चेंज हो गया है। और एक ये जो पूरा नया स्पीशीज है, वो एक नया टाइप का प्रोडक्ट आया है यूलिप, जिसमें वो बहुत डिफरेंट है आपके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से। पर लोग आज भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूलिप में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वरना वो लोग को बेचने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बेच नहीं पाएंगे कुछ अगर ऐसा बोलने लगे तो ये कुछ दुविधाएं हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे नुकसान तो हमारा हो रहा है ना एज अ कंज्यूमर, तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम क्या ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए योर मनी पर हम हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं, जहां पर हम आपको इस तरह की जालसाजी में फंसने बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आप अपने तमाम सवाल, इसी तरह के सवाल हमें योर मनी पे लगातार भेज सकते हैं अपने फोन नंबर के साथ। mf@moneycontrol.com पे आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। महिलाएं घर संभालने के साथ साथ पैसों को संभालना भी बखूबी जानती हैं और इसीलिए हर गृहिणी को धन लक्ष्मी माना जाता है। योर मनी में 7 मार्च को हम मना रहे हैं विमेंस डे, और इस मौके पर योर मनी में हम देंगे महिलाओं के सवालों के जवाब। अगर आप हाउसवाइफ है या फिर कामकाजी महिला, और अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत नहीं की है, तो अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें ईमेल करें mf@moneycontrol.com पर। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ले रहे हैं आज इंश्योरेंस से जुड़े सवाल और मेरे साथ बने हुए हैं कार्तिक झवेरी। लेते हैं अगला सवाल। अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गुड इवनिंग अंकुश, कहाँ से हैं आप और आपका सवाल क्या है? गुड इवनिंग मैम, मैं अंकुश बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, जैसे मैंने मेल में भी लिखा है, मुझे मेरी एज है 29 ईयर्स, सैलरी है अराउंड 9.3 और मेरा इंश्योरेंस से रिलेटेड 2 सवाल थे। मेरी 2 पॉलिसीज चल रही हैं, एक है HDFC यंगस्टार चैंपियन और एक चल रही है LIC जीवन आनंद। ठीक है। मेरे को 5 साल हो गए इन दोनों पॉलिसीज में प्रीमियम भरते हुए, और मेरी HDFC का प्रीमियम है अराउंड 50,000 और LIC का है अराउंड 34,000। ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई टर्म प्लान है? हाँ जी, एक टर्म प्लान भी लिया हुआ मैंने, कवर है 1 करोड़ के अराउंड। ठीक है। और इसके अलावा अभी बाकी मैंने इंश्योरेंस के लिए इतना ही किया है। इसके अलावा मेरा सिप्स चल रहे हैं और पॉलिसी की जो टर्म है HDFC की वो है अराउंड 15 इयर्स और LIC की है 16 इयर्स और सम अश्योर्ड दोनों का ही 5 लाख है। तो मेरे को पूछना था कि ये दोनों पॉलिसीज कैसी हैं कि मेरे को 5 साल हो गए लेकिन HDFC में मेरे को अभी 20,000 का लॉस हो रहा है। आपने साफ तौर से मुझे एटलीस्ट देख के लग रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट समझ करके इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हैं, रिटर्न के चक्कर में ली हैं, ज्यादा रिटर्न के चक्कर में?
मैंने बेसिकली टैक्स सेविंग के चक्कर में ली हैं ये। और क्योंकि अब पहले 5 साल पहले ली थी तो इससे इतना आइडिया नहीं था, तो अब मुझे आइडिया हुआ है, तो अब मेरे को इसमें कंटिन्यू करना चाहिए दोनों पॉलिसीज में, या मैं निकल जाऊं? चलिए अंकुश, देते हैं आपके सवालों के जवाब। कार्तिक, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इनफैक्ट टैक्स एंगल भी हमने अच्छी खासा डिस्कशन किया है इस पर। क्या करना चाहिए अंकुश को? सीधा इसी पर आते हैं। अंकुश, आप उन बहुत ही छोटे परसेंटेज के लोगों में से हैं जिनका नुकसान 10% से कम हुआ है यूलिप में, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए। 5 साल के लिए आपने ऑलरेडी अपना यूलिप चला लिया है, तो जितना नुकसान होना था, जो भी डैमेज होना था, जो भी चार्जेस लगने थे, वो तो सारे लग चुके हैं। अभी ये आपकी मर्जी, आप अगर उसमें रहना चाहें तो रह सकते हैं। अगर आप प्रीमियम नहीं भी भरेंगे तो भी मोस्टली ये सारी यूलिप पॉलिसीज में एक ऐसा कंडीशन होता है कि जहां 5 साल के बाद अनिवार्य नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता कि आपको प्रीमियम देना है। तो सजेशन ये है कि पूरे पैसे को इक्विटी की ओर डाइवर्ट करके रखें, क्योंकि वहीं पे आपका रिटर्न बनेगा और आगे के कुछ सालों में आपका लॉस भी कवर हो जाएगा और आपको रिटर्न भी मिलेगा, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं मिलेगा, 12-14% का रिटर्न मिलेगा। वो उनकी पिछले 10 साल की हिस्ट्री है सारी यूलिप पॉलिसीज की। पर म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री कुछ और बेटर दिखाती है कि वो म्यूचुअल फंड में करीब 24-25% जितना मिला है। फर्क इतना ही है, बट आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर उसको मैं जीवन आनंद के साथ कंपेयर करूं तो डेफिनेटली जीवन आनंद से तो बहुत ही ज्यादा बेटर पॉलिसी है ये HDFC वाला। पर फंडामेंटली ये भी अच्छा पॉलिसी नहीं था, क्योंकि अब 5 साल चले गए तो कोई नो प्रॉब्लम। जीवन आनंद में आप क्या कर सकते हैं, 50,000 जो पैसा जा रहा है आपका, बहुत भारी नुकसान हो रहा है वहां पे आपको। जीवन आनंद के पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, करीब 4-4.5% के आसपास उसने बोनस दिया है। मेरे ख्याल से आगे चलते हुए आगे के 10-15 साल में बोनसेस कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हमारा देश आगे जाएगा, प्रगति करेगा, ना कि हम पिछवाड़े जाएंगे। तो इसके मतलब ये होता है कि हमारे जो देश में पैसे का वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ेगा मतलब ब्याज दरें कम होंगी, तो नेचुरली आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। इसके अगेंस्ट में तो अगर आप PPF में 8% पे भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको डबल पैसा मिलता 15-20 साल के बाद, और आपका फायदा भी उतना होता। म्यूचुअल फंड में करते तो 3 गुना पैसा मिलता और आपको सेम टू सेम टैक्स बेनिफिट भी मिलता। तो ऑब्वियसली ये पॉलिसी को अभी आपको पेड अप कराना चाहिए, विच मीन्स आगे कुछ पैसा नहीं देना चाहिए और एक लेटर भेजना चाहिए कि मुझे अपनी पॉलिसी को पेड अप कराना है। तो जीवन आनंद के लिए ये सोल्यूशन है। HDFC यूलिप के लिए आपकी चॉइस है, आप कंटिन्यू करें या ना करें, दैट्स अप टू यू। अंकुश, और कोई सवाल पूछना है आपको? नहीं मैम, बस थैंक यू, बस यही पूछना था मेरे को। और मेरे को लास्ट ये सवाल पूछना था कि अगर मैं HDFC की बजाय अगर PPF में पैसे डालें, जैसे कि उन्होंने बताया, इनफैक्ट सारा पैसा मैं अगर PPF में डालूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, या क्योंकि इक्विटी में ही जा रहा है यहाँ पे भी पैसा, तो मेरा भी आप SIP में तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे अपना निवेश। अगर आपको निवेश ही करना है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही अगर आपको कुछ स्टेप उठाना है, तो मेरे ख्याल से ये या तो PPF में कर लें या SIP बढ़ा लें। अंकुश, आप ये करो, जो जीवन आनंद का पैसा था उस पैसे को PPF में डाल दीजिए, तो टैक्स बेनिफिट भी मिल गया और इन्वेस्टमेंट भी बेटर होगी, और वो डेट साइड की इन्वेस्टमेंट होगी। जो आप HDFC यूलिप पे पैसा डाल रहे हो उसमें बंद करके ELSS कर लो, चाहे तो HDFC म्यूचुअल फंड का ELSS कर लो। अगेन आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा, पूरे आपके 50,000 भी ELSS में सेक्शन 80C में क्वालिफाई हो जाएंगे और आपका रिटर्न करीब करीब डबल हो जाएगा। ये हम सिर्फ पिछले 15-20 साल की हिस्ट्री के बेसिस पे बोल रहे हैं, तो अनुमान यही है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तो ये दोनों चेंजेस आप कर सकते हैं और दोनों ही बेटर चेंजेस है आपके लिए। चलिए, और आगे से कभी भी आप इंश्योरेंस में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, और भले ही आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा हो, उसके बावजूद भी इंश्योरेंस सिर्फ कवर के लिए ही खरीदना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा अंकुश। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। महिलाएं घर संभालने के साथ साथ पैसों को संभालना भी बखूबी जानती हैं, और इसीलिए हर गृहिणी को धन लक्ष्मी माना जाता है। योर मनी में 7 मार्च को हम मना रहे हैं विमेंस डे, और इस मौके पर योर मनी में हम देंगे महिलाओं के सवालों के जवाब। अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर कामकाजी महिला, और अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत भी नहीं की है, तो अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें ईमेल करें mf@moneycontrol.com पर। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम ले रहे हैं आज इंश्योरेंस से जुड़े सवाल जवाब, और मेरे साथ बने हुए हैं कार्तिक झवेरी। लेते हैं अगला सवाल। हमारे साथ फोन लाइन पे धर्मेंद्र कुमार है। नमस्कार धर्मेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल क्या है? बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बुलंदशहर से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, मैक्स मूपा का जो इंश्योरेंस कराया है, हाँ, तो इसमें जो है इन्होंने दिया था 50,000 रुपये प्रति साल कराना है आपको, और 5 साल तक कराना है। तो मैं पूछना चाह रहा था, ये सही है या गलत है?
धर्मेंद्र जी, आपका एफडी को लेकर भी एक सवाल था जो आपकी मदर ने कराई थी और जिसके पैसे आपको अभी तक बैंक ने नहीं लौटाए हैं। अच्छा, वो तो IDFC बैंक का था, वो तो दूसरा था, वो उसमें ये था, मेरा इंश्योरेंस का नहीं था। कोई बात नहीं, आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे जो फाइनेंशियल प्लानर शो पर है वो उस सवाल का जवाब भी आपको आज देंगे। तो सबसे पहले वही सवाल लेते हैं। आप अपने टीवी की जो आवाज़ है उसका वॉल्यूम जो है वो कम कर दीजिए और सीधा बस आप मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए। वो सवाल आपने जब बैंक को लिखा था तो बैंक ने कोई रिप्लाई दिया है आपको? बैंक बात कह देता है कि जी वो सेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे एफडी का अमाउंट बता सकते हैं? 1 लाख की एफडी थी। 2 लाख की एफडी थी? 1 लाख की एफडी थी। ठीक है, ठीक है। क्या बनवाना पड़ेगा? आप फिर से बताएंगे आपको बैंक ने क्या बनवाने के लिए कहा है? सेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, ठीक है। कार्तिक, अब क्या करना चाहिए? इनके 2 सवाल है, पहले यही सवाल लेते हैं। देखिए धर्मेंद्र जी, जो बैंक कह रही है कि आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तो सही है, क्योंकि होता यह है कि जब छोटी रकम होती है, करीबन ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट ये रूल्स थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो करीब 1 लाख से 2 लाख के नीचे की अगर रकम होती है या तो कभी कभी बैंक आपको यूं ही दे देती है आपके विल के बेसिस ऊपर। अगर रकम बड़ी हो जाती है तो फिर बैंक कहती है कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए, क्योंकि उनको निश्चिंत हो जाना है कि जो इंसान क्लेम कर रहा है वो इंसान सही है या नहीं। कल को ऐसा ना हो जाए कि कोई और आ जाए और वो भी बैंक पे क्लेम कर ले। तो ये एक प्रोसीजर होता है कि जो विल है तो विल के बाद उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये जरूरी नहीं है, बट मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक ये है कि आप अपने लोकल किसी लॉयर को कंसल्ट कर लीजिए कि बैंक ये क्यों मांग रहा है, और उनसे रिटर्न में मांगिए कि ये आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं और क्या क्यों कह रहे हैं और कौन से बेसिस पे आप, क्योंकि आपके पास तो वैलिड विल है। अब विल में आपको प्रोबेट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप बुलंदशहर से हैं, क्योंकि प्रोबेट की जरूरत सिर्फ मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में होती है। तो आपका विल तो वैसे का वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। आपके विल में कोई एग्जीक्यूटर भी होगा, अगर आप एग्जीक्यूटर नहीं है तो एग्जीक्यूटर कौन है उनसे चर्चा कर लीजिए, क्योंकि बैंक से डायरेक्टली आप बात करेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसी टेक्निकल बातें होंगी जो शायद आपको ना समझ आए। तो ये चीज है जो आपको बेसिकली समझना है। बाकी अदरवाइज प्रोसेस बहुत सही है। और मैं बाकी दर्शकों के बेनिफिट के लिए बता दूं कि ऐसी किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपको एक चीज करना है, वो बहुत जरूरी है, वो है नॉमिनेशन। कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ऐसी ही स्थिति में धर्मेंद्र जी ने नॉमिनेशन किया होता बैंक फिक्स डिपॉजिट पे, तो शायद बैंक कुछ भी ना मांगती और सीधा सीधा पैसा नॉमिनेशन के जरिए इनको मिल जाता। और ये अलग बात है कि बाकी जितने भी लीगल एड्स हैं वो आके इनसे बात करते और वो लोग अपना एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करते वो अपनी तरीके से करते, फैमिली वाले। पर किसी एक इंसान को पैसा तो मिल जाता है। यहाँ तो ये स्थिति है कि पैसा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, पर आप ले नहीं पा रहे क्योंकि बैंक अपने किसी रूल के हिसाब से उस रूल को अमल करने की चाहत में आपको अपना पैसा नहीं दे रही है। पर जो बैंक कह रही है वो भी गलत नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे हमने नॉमिनेशंस के महत्व को तो समझा दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ विल बनाना भी बेहद ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ज़रूरी होता है। अगर विल एक ऐसी चीज़ है कि जब आप 70-80 के हो जाते हैं तब आप सोचें कि मैं विल बनाऊं, तो ये गलत बात हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी तो जैसे ज़िंदगी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पास आज की तारीख में, आप चाहे 30 साल के हो, 35 के हो, 25 के हो, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एसेट है, मूवेबल एसेट है, इमूवेबल एसेट है, और वो एसेट की कोई वैल्यू है, तो आपको विल बनाना ज़रूरी होता है। विल बनाने के लिए ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप एक पेपर लीजिए, उस पर लिख दीजिए मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे फैमिली में ये लोग हैं और मैं अपनी इस चीज़ इसको देना चाहता हूँ, बस हो गया। और किसी भी दो लोगों का सिग्नेचर ले लीजिए एज अ विटनेस, आपका विल बन गया। बहुत ही आसान है। आप हैंड रिटन विल भी बना सकते हैं, टाइप भी करा सकते हैं, लॉयर के पास भी बना सकते हैं। पर एक विल बना के अगर आप ये विल बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर आप किसी लॉयर से भी बात करें तो वो कहेंगे आपको कि उसमें एक रेजिड्यूरी क्लॉज होता है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को भूल भी गए हो अपने विल में डालने के लिए, और यदि आपने एक ऐसा ये क्लॉज डाल रखा है कि आगे चल के मेरे पास कोई भी अगर एसेट मेरे नाम पे मिले या प्रकट हो जाए दूसरे लोगों के सामने, उनको पता चले कि मेरे पास ये एसेट था मेरे जाने के बाद, तो उस एसेट को भी आप किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये उसका भी विवरण उसमें आ जाता है। तो इसलिए कहीं पे अगर आपने कुछ नॉमिनेशन नहीं किया है या कहीं आप चूक गए हैं, कुछ अगर बात आपने सही बताई नहीं है, तो भी आपके फैमिली वालों को किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं आएगी। चलिए, तो यहाँ पर विल बनाना कितना ज़रूरी है हमने आपको बता दिया है। साथ ही धर्मेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।